दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल। इसमें हम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहले आइए जान लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार की संरचना किस प्रकार की है। तो आप जानते भी हैं दोस्तों, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम इस चार्ट से देखें तो विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, इसमें राज्यसभा और लोकसभा हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें और लोकसभा में 550 सीटों का प्रावधान है। कार्यपालिका के अंतर्गत आप जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। और न्यायपालिका में जो हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, इसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों की व्यवस्था है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) में व्यवस्था की गई है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। आप जानते भी होंगे राष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हताएं हैं उसमें यह है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। और दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ के राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन। दोस्तों अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनता है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये कंफर्म कर लीजिएगा। केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और एक संविधान संशोधन था, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। दोस्तों नवीनतम प्रावधान के अनुसार देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते थे।
अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति पद की पदावधि क्या है? तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। दोस्तों, शपथ की बात अगर जो करें तो अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन तो आप जान लीजिए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक है। और महाभियोग की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? दोस्तों, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। दोस्तों, इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान इस तरह से है कि यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, बीमार है, किसी अन्य कारण से अपने पद का कार्य करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति के न रहने पर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आइए इस सूची में भारत के सभी राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। और देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जो कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1985 तक। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आर वेंकट रमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। और देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा है। डॉक्टर के.आर. नारायणन का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा है। और आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। और प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद, आपका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 25 जुलाई 2022 से अब तक आपका कार्यकाल रहा है। और द्रौपदी मुर्मू भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा है।
और आप जान लीजिए अभी तक वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त तक 69 तक, और बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो 3 लोग आप जान लिए, वाराह वेंकट गिरी यानी वी गिरी, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती, ये 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे, और वी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, और भारत की प्रथम जनजातीय और द्वितीय महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों को जानना जरूरी है। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यकारी शक्तियों में शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय राजदूत और अन्य राजनयिक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आप देख सकते हैं संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में दिया गया है। दोस्तों, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। इसीलिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। आप जान लीजिए, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 संभावनाएं बन सकती हैं। पहला ये है कि वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा है कि वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है, इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। और वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। और यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय आदि जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों, इसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति ये है कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया हो या वह अन्यथा सत्र में नहीं है, और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में जब संसद के दोनों सत्र जो है कार्यकारी स्थिति में या चालू स्थिति में नहीं होते हैं और उस समय कोई कानून बनाना जरूरी हो जाता हो,
तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और इस अध्यादेश का प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून यानी बनाए गए कानून के तरह ही होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है और ये अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अध्यादेश को किसी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास एक महत्वपूर्ण क्षमादान की भी शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। दोस्तों, इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, कम करने, परिहार, विराम या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। सैन्य अधिकारों में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्ति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार है। पहला तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 और तीसरा वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत। परामर्श की शक्ति तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये तो थे पहले राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। अब आइए उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति जैसे देश का प्रथम नागरिक है तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में भी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? दोस्तों, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें क्लियर हो जाइएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल बनता है उसमें केवल संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यानी इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, जबकि विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं। योग्यताएं क्या हैं? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पे न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने जरूरी हैं और इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। तो आप जान लीजिए, जो संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ या किसी राज्य के मंत्री या विधानसभा सदस्य हो तो वो पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है।
शपथ की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन, तो वेतन जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह है और जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के शक्तियां एवं कार्य। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और 89 के तहत, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का जो है अधिकार उपराष्ट्रपति को है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी कारण से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आइए देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962, तो इसमें इनका 2 कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957 और दूसरा 1957 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, डी जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984, आर वेंकट रमण, दोस्तों देखिए आर वेंकट रमण 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, डॉक्टर के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2000 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2012 और दूसरे कार्यकाल के लिए 2012 से 2017, यानी डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक जो है उपराष्ट्रपति पद पर रहे। उसके बाद वेंकैया नायडू 11 अगस्त 1917 से 10 अगस्त 2022 तक, और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य करता है और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। और आप जान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।